बच्चों, आज हम पढ़ने वाले यहाँ पे एमपी बोर्ड क्लास 10th का सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 2 अंक के क्वेश्चन जो भूगोल में से पूछे जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा और 20 क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा। तो ये पार्ट 1 है, और अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि संसाधन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए कि संसाधन क्या होते हैं। पहला क्वेश्चन है संसाधन क्या है। तो संसाधन आप जानते हो क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर है वे सभी प्राकृतिक मानव निर्मित वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकता को क्या करें, पूरा करें। ठीक है, वे सभी मानव निर्मित वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकता को क्या करें, पूरा करें, संसाधन कहलाता है। जैसे जल, मृदा, वायु और ये सभी। ठीक है, तो ये होते हैं संसाधन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि संसाधन क्या होता है। तो वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकता को क्या कर दें, पूरा कर दें। जैसे मेरी ये मार्कर अभी मेरे लिखने के काम में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, संसाधन हो गया। अगर ये मेरे लिखने के काम में नहीं आता तो ये मेरे लिए संसाधन नहीं होता। क्लियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सेकंड क्वेश्चन, कि संसाधन क्या है। तो देखिए संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला संसाधन होता है यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। अब क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक संसाधन है क्या। तो देखिए प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए। किसके द्वारा प्रदान किए गए, आपको याद रखना है, प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए। ठीक है, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है, प्राकृतिक संसाधन। और मानव के लिए कैसे हैं, उपयोगी हैं। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो वे संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्राप्त किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं और मानव के लिए उपयोगी हैं, तो ये संसाधन कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन। अगला यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन। इसमें है, देखो भारत में पाई जाने वाली आपको मिट्टियों के नाम लिखने हैं। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आपको यह आंसर याद रखना है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो इसका आपको आंसर याद रखना है, कितने प्रकार की, 6 प्रकार की मिट्टी। कौन कौन सी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी, और लास्ट में है लेटराइट मिट्टी। तो ये 6 प्रकार की मिट्टी आपको याद रखनी है कि कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 6 प्रकार की, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो ये सभी मिट्टी आपको याद रखनी है। 2-2 नंबर में ये क्वेश्चन आपके आएंगे, तो आप इन सभी क्वेश्चन को आराम से याद कर सकते हो, कुछ ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा अपर्दन क्या होता है। क्वेश्चन है मृदा अपर्दन क्या होता है। तो देखिए मिट्टी का कट जाना, यानी मिट्टी क्या है, कट जाए, जैसे कटाव हो जाए मिट्टी का, ठीक है, या फिर बह जाना। 2 बातें याद रखेंगे, मिट्टी का कट जाना, बह जाना, या फिर उड़कर अन्य स्थान पर पहुंचना। ठीक है, ये 3 बात आपको समझ में आ गई क्या, मिट्टी का कट जाना, बह जाना या फिर उड़कर अन्य स्थान पर पहुंचना क्या कहलाता है, मृदा अपर्दन कहलाता है। मृदा अपर्दन कहलाता है। ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो क्या होता है मृदा अपर्दन, मिट्टी का कट जाना, बह जाना, उड़कर अन्य स्थान पर पहुंचना क्या कहलाता है, मृदा अपर्दन। इसको मृदा क्षय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मृदा क्षय। तो आराम से आपको देखिए हाईलाइट करने से क्या है, आपको बिल्कुल क्लियरली याद हो रहा होगा कि मिट्टी का कट जाना, बह जाना, उड़कर अन्य स्थान पर पहुंच जाना क्या कहलाता है, मृदा अपर्दन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मृदा अपर्दन के कारण बताइए, कि मृदा का जो अपर्दन होता है वो क्यों होता है। तो मृदा का अपर्दन के 3 कारण हैं, कि वनों की कटाई, अत्यधिक पशुचारण और अवैज्ञानिक तरीके से कृषि। ठीक है, ये क्वेश्चन आप आराम से याद कर सकते हो। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मृदा अपर्दन से होने वाली हानियां बताइए। मृदा अपर्दन से क्या क्या होता है। तो देखिए कृषि योग्य भूमि में कमी आती है। किसमें आती है, कृषि योग्य भूमि में कमी। ये बात आपको याद रखनी है, कौन सी भूमि में, कृषि योग्य भूमि में कमी आना। ठीक है, दूसरा वनस्पति के नष्ट होने के कारण सूखे की अवधि का बढ़ना। सूखे की अवधि का बढ़ना, ये 2 बातें आपको याद रखनी है। मृदा अपर्दन से क्या क्या हानि होती है, तो कृषि योग्य भूमि की कमी आती है और सूखे की अवधि बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है मृदा संरक्षण क्या है। देखिए मृदा संरक्षण क्या है, मृदा संरक्षण। अब यहाँ पे देखिए वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, मृदा संरक्षण। मिट्टी तो आप जानते हो, संरक्षण का मतलब होता है बचाव। संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाव। तो क्या है, मृदा अपर्दन को रोकना। मृदा अपर्दन को रोकना यानी कि मिट्टी के कटाव को रोकना,
मृदा अपरदन को रोकना और मृदा के उपजाऊपन को बनाए रखना क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण कहलाता है। तो कैसे याद करेंगे? मृदा अपरदन को रोकना और मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। मृदा संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं? तो देखिए, मृदा संरक्षण यानी मिट्टी को बचाने के उपाय क्या क्या हैं? मिट्टी के कटाव को किस तरीके से रोका जा सकता है? तो कैसे? खेतों में मेड़ बनाकर, ठीक है, पहला काम क्या है? मेड़ बनाकर। खेतों में क्या करें? मेड़ बना देंगे। मेड़ बनाने से क्या होता है? जो मिट्टी होती है वो खेत में ही रह जाती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है खेतों में मेड़ बनाकर, ठीक है। दूसरा क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर। क्या करके? सीढ़ीनुमा खेत। ये देखिए, ये यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बात है, बस आपको याद रखना है, सीढ़ीनुमा खेत बनाकर। और तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह का विकास करके, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह का विकास कर देंगे तो मृदा क्षरण कम होगा, ठीक है। तो 3 बातें याद रखनी है। पहला क्या है? खेत में मेड़ बनाकर, दूसरा सीढ़ीनुमा खेत बनाकर और तीसरा चारागाह का विकास करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमिजल पाने के स्रोत क्या क्या है? तो ये तो सभी जानते हैं, कुआं, भूमिजल यानी जमीन से जो नीचे से जल प्राप्त होता है, ट्यूबवेल और हैंडपंप, ये 3 हैं, ठीक है, इनको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन, पृष्ठीय जल के स्रोत क्या है? पृष्ठीय जल जो ऊपरी जल होता है जमीन पर, वो जल कौन सा होता है? वो कैसे मिलता है हमको? तो नदियों से मिलता है, तालाब से मिलता है और बांध से मिलता है, ठीक है। तो इनको भी आप नोट कर लीजिए, आंसर बहुत ही सिंपल है ये। और लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12, संशोधित वन नीति 1988 की मुख्य आधार क्या था? यानी कि जो संशोधित वन नीति जो आई थी 1988 में, कब आई थी? 1988 में। उसका तो आपको याद रखना है, वन नीति 1988, इसका मुख्य आधार क्या था? ठीक है, तो क्या था? पहला, पर्यावरण में स्थिरता लाना। पहला काम क्या था इसका? पर्यावरण में स्थिरता लाना, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? पर्यावरण में स्थिरता लाना। दूसरा है लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना। लोगों की जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना। बुनियादी ज़रूरतें क्या होती हैं? आप जानते हो, खाने पीने और रहने के लिए जो जगह होती है उसको बुनियादी आवश्यकताएं, ठीक है। तो 1988 की जो नीति थी उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रमुख आधार क्या था? पर्यावरण में स्थिरता लाना। दूसरा, बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति करना। और तीसरा जो लास्ट है वो है जीव जंतुओं और वनस्पति की रक्षा करना, ठीक है, तीसरा पॉइंट। तो वन नीति की प्रमुख 3 विशेषताएं कौन कौन सी थी? पर्यावरण में स्थिरता लाना, लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना और जंतुओं और वनस्पति की सुरक्षा करना, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप नोट करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर दिन मैं आपके लिए अब क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, एक भी दिन गैप नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे मैं आपको कराने वाला हूँ। और क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार क्या है? ये क्वेश्चन भी आपको करना है, सभी क्वेश्चन। तो इसका आधार क्या है? देखिए, पहले वन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करके हरे भरे वृक्षों को काटने पर रोक। तो पहला क्या है इसका? हरे भरे वृक्षों को काटने पर रोक, ये है, ठीक है, पहला आधार। तो क्या है? वन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करके हरे भरे वृक्षों को काटने पर रोक लगाना। दूसरा क्या है? हिमालय क्षेत्र में, कहाँ पर? हिमालय क्षेत्र में वृक्षों की कटाई को रोकना। क्लियर? तो आपको याद रखना है। तो क्या है सामाजिक वानिकी योजना का प्रमुख आधार? क्या है? हरे भरे वनों को काटने पर रोक, ठीक है, और दूसरा हिमालय क्षेत्र में कटाई को रोक। क्लियर? आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना क्यों की गई? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये आपको याद रखना है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, अच्छे से याद रखना आप इसको। देखिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये 3 बात, ये बात आपको याद रखनी है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ठीक है। इसकी स्थापना क्यों की गई? तो देखो, इसका आंसर सिंपल है बहुत ही, कि वन संसाधन व प्रबंधन व्यवसाय, वन संसाधन व प्रबंधन व्यवसाय की नवीन बातों की जानकारी देने के लिए, किसकी? नवीन बातों की जानकारी देने के लिए, ये बस आपको इतनी याद रखें। क्यों की गई थी? इन चीज़ों के लिए की गई थी, ठीक है। भारतीय वन प्रबंधन की स्थापना क्यों की गई थी? वन संसाधन और वन प्रबंधन व्यवसाय, वन संसाधन और प्रबंधन व्यवसाय की नवीन बातों की जानकारी देने के लिए 1978 में स्वीडिश कंपनी की सहायता से, कौन सी कंपनी की सहायता से? स्वीडिश कंपनी की सहायता से भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। क्लियर? तो कैसे याद करेंगे? वन संसाधन और वन प्रबंधन व्यवसाय, वन संसाधन और प्रबंधन व्यवसाय की नवीन बातों की जानकारी के लिए 1978 में स्वीडिश कंपनी की सहायता से भारतीय वन प्रबंधन की स्थापना की गई थी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है कि श्वेत क्रांति क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। श्वेत क्रांति क्या है? तो श्वेत क्या होता है? यहाँ पे श्वेत का मतलब है यहाँ पे दूध से है, ठीक है। तो क्या है, दूध का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए एक बदलाव की एक क्रांति आई थी, उसको नाम दिया गया था श्वेत क्रांति। तो क्या है, डेयरी विकास कार्यक्रम के द्वारा। किसके द्वारा? डेयरी विकास कार्यक्रम। अब डेयरी विकास क्या होता है ये समझ लीजिए। डेयरी विकास का मतलब ये होता है कि लोग अधिक से अधिक संख्या में क्या करें, पशुपालन करें, उसको डेयरी विकास बोलते हैं, ठीक है। पशुपालन करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, डेयरी। तो डेयरी विकास कार्यक्रम के द्वारा दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना क्या कहलाता है? श्वेत क्रांति कहलाता है। क्लियर है? याद हो जाएगा कि डेयरी विकास कार्यक्रम के द्वारा दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना श्वेत क्रांति कहलाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति क्या है? तो हरित है यहाँ पे कृषि। हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से है। तो आप याद रखना, हरित क्रांति का संबंध होगा कृषि से। तो क्या होता है, कृषि की आधुनिक पद्धति को अपनाकर क्या करेंगे? कृषि की आधुनिक पद्धति को अपनाकर, ध्यान रखिए, कृषि की पुरानी पद्धति को नहीं, आधुनिक पद्धति को अपनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाना। क्या करना? क्लियर? कृषि की आधुनिक पद्धति को अपनाकर, यानी जो नई पद्धति है उसको अपनाकर कृषि उत्पादन में वृद्धि करना क्या कहलाता है? हरित क्रांति कहलाती है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, उन्नत किस्म के बीज प्रयोग किए जाते हैं खेती करने के लिए, कीटनाशक प्रयोग किए जाते हैं, आधुनिक कृषि यंत्रों यानी जो नए कृषि यंत्र हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये सब आता है कृषि हरित क्रांति के तहत, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ पे अगले क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चनों को नोट भी करते जाइए साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति की विशेषताएं लिखिए। हरित क्रांति की विशेषताएं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो दो विशेषताएं हैं, पहला क्या है, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है, दूसरा क्या है, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों को याद रखना। हरित क्रांति की क्या विशेषताएं, आप 3 भी लिख सकते हो, और भी हैं। तो ये 2 नंबर में आएगा तो 2 ही आएंगे, 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे। तीसरा यहाँ पे अब्रक के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो अब्रक के उपयोग क्या क्या है, औषधि बनाने में और टेलीफोन लाइन में, ठीक है। तो इनको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ऊर्जा के परंपरागत व गैर परंपरागत साधनों के नाम लिखिए। ऊर्जा के परंपरागत, आपको पता है परंपरागत क्या होते हैं, जो प्रकृति से मिलते हैं। प्रकृति दोनों ही मिलते हैं। परंपरागत वो होते हैं जो किसी न किसी दिन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, लेकिन वो शक्तिशाली बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या है, ऊर्जा के परंपरागत साधनों की बात करें तो कौन कौन है, जैसे कोयला, आपको पता है खदानों से निकलता है, एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। पेट्रोलियम एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। जल विद्युत जो कि नहीं समाप्त होगा, ठीक है। तो ये हैं परंपरागत साधन। गैर परंपरागत कौन कौन से हैं? गैर परंपरागत हैं सौर ऊर्जा, जो सूर्य से रोशनी मिलती है वो, पवन ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा। ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे जब तक पृथ्वी है तब तक, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है यहाँ पे, गुलाबी क्रांति क्या है? तो विविध जलवायु और मिट्टी का प्रयोग करते हुए, क्या अलग अलग जलवायु और मिट्टी का प्रयोग करते हुए सेब, आम, केला, नारियल, काजू की कृषि को विकसित करने पर जोर दिया जाता है। यानी कि इसकी खेती पर क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है। इसको ही क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं गुलाबी क्रांति। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। नेक्स्ट वीडियो कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।